in another video. So now in this video we are going to discuss about the universalization of primary education. So before starting we should know that what is the meaning of the term universalization. ठीक है, तो इसे आसान शब्दों में समझे तो यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स 100% जितने भी बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाना। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्राइमरी एजुकेशन की। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है, दिस इज द पार्ट ऑफ चैलेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जो चैलेंजेस हैं तो उनमें से वन ऑफ द मेन चैलेंज है दिस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो पहले हम समझते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या है। देन आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या मेन कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एक चैलेंज बन गया है फॉर आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और पूरी तरह से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अभी तक के नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसके हम बेसिक कॉजेज समझेंगे एंड उसके बाद में हम उसके प्रिवेंशन समझेंगे कि किस तरह से किन मीन्स के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि जो 100% बच्चे हैं उनको हम प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ये प्राइमरी एजुकेशन का जो यूनिवर्सलाइजेशन है तो इसका मेन मतलब क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100% अपॉर्चुनिटी, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इन 4 पॉइंट्स पे ही ये पूरा का पूरा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है 100% अपॉर्चुनिटी, मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन की रेंज में आते हैं, इस एज ग्रुप के हैं, यानी कि 6 to 14 वाले जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, 100% अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी मिल गई मतलब कि उनके एरियाज़ में स्कूल्स हैं, उनके घर वाले उन्हें भेजने को तैयार हैं एंड वो मतलब कि उनके पास इतने मीन्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपका हो गया। आफ्टर दैट 100% इनरोलमेंट, अब अपॉर्चुनिटी मिल गई बट इनरोलमेंट नहीं हो रहे किसी भी कारण से, कारण हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो इनरोलमेंट भी 100% होना चाहिए। उसके बाद में 100% रिटेंशन, यानी कि अब इनरोलमेंट हो गया, आपने एडमिशन ले लिया बट ड्रॉप आउट केसेस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। बच्चे एडमिशन लेते हैं बट वो फिर आगे चल के छोड़ देते हैं 1-2 क्लास पढ़ने के बाद, तो वो रिटेंशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो 100% रिटेंशन भी होना चाहिए, तब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रॉपरली स्ट्रिक्टली इम्प्लाई हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है 100% सक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपॉर्चुनिटी दे दी, इनरोलमेंट करा दिए, रिटेंशन भी हो गया, बट जो आप पढ़ा रहे हैं, जो करिकुलम है, जो मीन्स जो बेसिकली जो आखिरी में जाके जो आउटपुट होना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं, यानी कि अचीवमेंट आपका जो है वो यूनिवर्सल अचीवमेंट हो रहा है कि नहीं, सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं आपका जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम का यूनिवर्सलाइजेशन आपने किया। तो ये हो जाता है आपका लास्ट पॉइंट। तो इन 4 पॉइंट से पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर बेस्ड है। अब हम बात करते हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एक हमारा होता है आर्टिकल 45, अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब से ये संविधान मतलब जब बना था तब ये आर्टिकल 45 जो उसमें डाला गया, तो वहाँ पर लिखा था कि संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर अंदर या 10 साल के बाद हमें पूरी तरह से प्राइमरी एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन कर देनी है, बट ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद में एक एक्ट आया बहुत ही फेमस, RTE 2009। ठीक है, सबको ही पता होगा इसके बारे में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो आज भी चल रहा है। इसके तहत यहाँ पर बच्चों के एडमिशन्स होते हैं फ्री में। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बेसिकली यहाँ पर बात होती है, और एज ग्रुप होता है यहाँ पे 6 से 14 वाला। ठीक है, 6 to 14, इस एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पर राइट टू एजुकेशन के तहत एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर एक प्रावधान बनाया गया था। 2009 में ये पास हुआ था। ठीक है, तो
ये आपने देखे 2 पॉइंट्स, इसके अलावा ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखे। रेस्ट ऑल हम पीपीटी में डिस्कस करेंगे कि मेन कॉजेज क्या है, क्या रीजंस है जो इंडिया में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्राइमरी एजुकेशन का। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या मीन्स हो सकते हैं, किस तरह से हम इसको पूरी तरह से स्ट्रिक्टली इम्प्लाई कर सकते हैं, इसको वहाँ पर हम लागू कर सकते हैं, कैसे सारे बच्चों को ये जो है प्राइमरी एजुकेशन मिल सकती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आगे। So let's discuss the causes of non-achievement of the goal of universalization of primary education in India। ठीक है, तो हम कॉजेज़ पढ़ेंगे, क्या बेसिक कॉज हैं जिसकी वजह से ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है वो इंडिया में ये जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाया है अब तक। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एस्पेक्ट बाय एस्पेक्ट पढ़ेंगे। हमने 4 मेन एस्पेक्ट्स देखे थे अभी वाइट बोर्ड पे। तो उसमें जो पहला एस्पेक्ट था वो था कि क्लास 1 to 8 यानी कि 6 to 14 का जो एज ग्रुप है, इन सारे बच्चों तक के, इस एज ग्रुप के बच्चों तक के जो एजुकेशन है वो पहुंच पाए, एक्सेसिबल हो पाए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले उसमें होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो बजट है ना, तो ये काफ़ी कम एलोकेट किया जाता है फॉर द एजुकेशन। ठीक, तो यहाँ पर जो टोटल 6% किया जाना था अकॉर्डिंग टू द NEP 1986, आई होप आपको NEP पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसके तहत बोला गया था कि 6% जो बजट है वो 6% ऑफ द बजट वो एजुकेशन में एलोकेट किया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 4% ही हो पाता है एजुकेशन पे, और उसके बाद में उस 4% में से भी कट के तब जाके प्राइमरी एजुकेशन को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो होते भी हैं, वो भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो है करप्शन, यानी कि जो भी बजट या जो पैसा आता है वो नीचे तक जब आता है तो बीच बीच में वो उड़ा लिया जाता है, यानी कि इंडिविजुअली पॉकेट्स में चला जाता है, करप्ट हो जाता है। देन लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ पर सिर्फ हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब इस सेक्टर में, प्राइमरी एजुकेशन के सेक्टर में, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं, तो वो भी मतलब कि इन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन वो एक्सप्लॉइट करते हैं पब्लिक को। वो ऐसी जगह पर अपने स्कूल्स बनाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे या ज़्यादा कमा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो स्कूल्स हैं वो भी प्राइमरी एजुकेशन को हर एक बच्चे के लिए एक्सेसिबल नहीं बनाते हैं, यानी कि उनकी जो फीस होती है वो इतनी होती है कि हर एक बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आती है जोग्राफिक कंडीशंस ऑफ एरिया। अब ऐसा हमारा देश है कि कुछ यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र भी हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जोग्राफिक कंडीशंस हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो ऐसे में क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन जाता है फॉर द स्मॉल स्टूडेंट जो कि प्राइमरी के बच्चे होते हैं। तो वो ऐसे में क्या होता है, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं या कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं, तो वहाँ पर स्कूल होता ही नहीं है। तो जब स्कूल नहीं होता है, इस वजह से उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ये एकदम शॉर्ट ट्रूथ है कि जब पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, तो फिर ऐसे में प्रॉपरली रिसोर्सेज को पहुंचा पाना या प्रॉपरली इतने सारे स्कूल्स बना पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो कि है 100% इनरोलमेंट। ठीक है, तो अब हमने बात करी कि कैसे एक्सेसिबल होना चाहिए, कि एक्सेसिबल नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि इनरोलमेंट में क्या दिक्कत आती है। RTE 2009 हमने देखा कि RTE 2009 लाया गया था फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन इसके बाद भी इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन न होने के कारण जो नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स हैं वो अभी भी 100% नहीं है। स्कूल्स आर डिवाइड ऑफ रिसोर्सेज। जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो फर्नीचर है, जो भी चीज़ें हैं, वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, वो सब डल हैं। लैक ऑफ टीचर्स इन स्कूल। ठीक है, तो ज़्यादातर स्कूलों में टीचर्स की कमी है। जहाँ पर टीचर्स हैं तो वो आना पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी सैलरी तो उठा लेते हैं, बट वो उतना ड्यूटीफुली ना आते हैं ना अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है पावर्टी। ठीक है, अगर पॉवर्टी ना हो, अगर सबके पास ही पैसा हो, तो वो फिर कहीं भी अच्छे स्कूल से, बड़े स्कूल से ज़्यादा फीस पे करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पावर्टी इज़ द मेन रीज़न। अब पावर्टी होने की वजह से क्या होता है,
कि लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजने की यानी कि स्कूल भेजने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनको काम सिखाना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये अगर काम सीखेंगे, काम करेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फैमिली, दे कैन बिकम द ब्रेड बियरर। नाउ इलिटरेसी एंड बैकवर्डनेस, तो ये बहुत बड़ा कॉज है हमारे इंडिया में। ऐसे बहुत सारे तबके हैं हमारे देश में जो अभी भी पढ़ाई को लेके बहुत पीछे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अगर उनके पास पैसा है भी तब भी वो पढ़ाई को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद इलिटरेट हैं, इसलिए वो एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं समझते हैं और अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए नहीं भेजते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली गर्ल्स की, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अभी भी इस टाइम पर भी ऐसे हैं जो कि गर्ल्स के एजुकेशन को नेगलेक्ट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये पढ़ के क्या करेंगी, ये तो एक दिन चली जाएंगी, ये दिस टाइप की जो इनके अंदर एक पुरानी विचारधारा है वो अभी भी चलती आ रही है। जो थर्ड एस्पेक्ट है जिसमें कि बात हम करते हैं 100% रिटेंशन की, कि चिल्ड्रन जो हैं जो जिन्होंने एनरोलमेंट लिया, एडमिशन लिया, वो अब रुक जाएं स्कूल में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। 2016-17 की अगर हम बात करें तो उस समय पर जो ड्रॉप आउट केस था हमारी कंट्री में प्राइमरी स्कूल्स में वो 30% था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है अपने आप में। अब इसके जो मेन कारण हैं वो ये है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RT 2009, ठीक है, अगेन ये वही वाला पॉइंट है। इसके अलावा लैक ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर, टीचिंग एड्स, टीचर्स, एब्सेंस ऑफ डिवोशन एंड ऑनेस्टी अमंग द टीचर्स। स्कूल के अंदर ऐसा फर्नीचर बिल्डिंग नहीं है जो बच्चों को अट्रैक्ट करे, जिसको देख के बच्चे वहाँ पर रहना पसंद करें। साथ में टीचर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं या इतने ड्यूटीफुल नहीं हैं, उनके अंदर इतनी ऑनेस्टी नहीं है कि वो बच्चों को होल्ड कर सकें स्कूल में, उनको इस तरह से उनको जो है मीन्स इंगेज कर पाएँ पढ़ाई के सिस्टम में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। इसके अलावा एक्सटेंसिव बर्डनसम क्यूरिकुलम भी हमारा इतना बर्डनसम हो जाता है और पढ़ाने वाले उसको अच्छी तरह से इंगेज करके नहीं पढ़ा पाते हैं, तो जिस वजह से जो बच्चे होते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। लूज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी इतना लूज होता है। इसके बाद में पावर्टी, इलिटरेसी एंड बैकवर्डनेस, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एडमिशन करा देते हैं, फिर उनको लगता है कि क्या ही हो पाएगा और इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो जो है वापस बुला लेते हैं और बच्चा हमारा काम करेगा तो कुछ ज़्यादा सही रहेगा, इस तरह की जो उनकी थिंकिंग है। नाउ जो फोर्थ एस्पेक्ट है दैट इज़ टू इंश्योर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू 100% विद स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो इसमें हम लोगों ने देखा था फोर्थ एस्पेक्ट था कि वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है, हमारा जो 100% सक्सेस होना चाहिए हमारे इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की, तो ये चीज़ भी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, जो भी एज ग्रुप है उन बच्चों की 6 से 14 वर्ष वाली, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इस एज ग्रुप में वो एजुकेशन तक के नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है। और जो पहुंच भी पाते हैं ना, तो वो कायदे से उस चीज़ को मतलब जो मेन इसके बिहाइंड में जो पूरा एक रीज़न है कि उनको अच्छे से पढ़ना है, कुछ सीखना है, वो नहीं हो पाता है। तो बेसिकली जो मेन जो उनको अचीव करना चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते हैं, बस वो जाते हैं और आते हैं, बस इस तरह से उनका जो रूटीन होता है बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो मेन कारण है वो है बर्डनसम क्यूरिकुलम जो प्राइमरी एजुकेशन का है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम है और टीचर्स वहाँ पर बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को करनी पड़ जाती है रोट लर्निंग, उन्हें कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है, इंगेज नहीं हो पाते हैं। लैक ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टूवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है। तो ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं बेसिकली अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें तो वहाँ के आप खुद समझ सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कितने कॉन्शियस होंगे, तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई को लेके जो है कॉन्शियस नहीं होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि उनका बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, ना ही उनके आगे कोई एम होता है कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है या कुछ ऐसा कुछ। तो लैक ऑफ डिवोशन ऑफ स्टूडेंट्स टूवर्ड्स एजुकेशन, जब कोई इंगेजमेंट नहीं है उनके एजुकेशन में, जब उनके जो टीचर्स हैं वो उनको उतना इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है ना घर में ना स्कूल में, तो बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं डिवोशन अपना कम कर देते हैं, वो डिवोटेड नहीं होते, उनको जो है बहुत ही बोरिंग लगती है पढ़ाई। देन डिफेक्टिव एग्जामिनेशन एंड इवेलुएशन सिस्टम, जो इवेलुएशन सिस्टम है या एग्जामिनेशन सिस्टम है वो काफ़ी डिफेक्टिव है, काफ़ी जो है एक बोझिल टाइप का एग्जामिनेशन सिस्टम है, इवेलुएशन सिस्टम भी वैसा ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से बच्चा जो है बर्डनसम फील ना करे या बोरिंग फील ना करे, ठीक है। तो ये भी बहुत
बड़ा कारण होता है कि क्यों ये जो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इसको हम इस गोल को कैसे हम किस मीन्स के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा कठिन है प्राइमरी एजुकेशन को 100% तक के ले जा पाना, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए थे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जिसको DPEP भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये DPEP और सर्व शिक्षा अभियान, ये दोनों जो हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टीचिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो 1994 में DPEP और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान ये प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में चालू किए गए थे, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए और अभी भी हाल वैसा ही है, 100% प्राइमरी एजुकेशन अभी भी हमारे कंट्री में नहीं है। तो कुछ हम इसके मीन्स डिस्कस कर सकते हैं कि इसके थ्रू हम अचीव कर पाएँ अपना ये गोल। तो अगर 50% ऑफ द बजट, जो बजट हम एजुकेशन को दे रहे हैं उस एजुकेशन के बजट में से 50% यानी कि आधा जो पैसा है वो हम प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च करें तो शायद कुछ हो पाए। इसके अलावा जो भी SC ST और मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर स्कूल्स ओपन करे जाएं। जो पैसा है वो कहीं ना कहीं करप्शन से बचाया जाए, जो इंडिविजुअल पॉकेट्स में जा रहा है वहाँ पर ना जाके पूरा का पूरा यूज़ हो पाए। फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी जाए लिबरली टू द वॉलेंट्री इंस्टीट्यूशन, जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं गैर सरकारी, तो अगर वो चाहती हैं फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करना या कुछ करना चाहती हैं प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में तो वहाँ पर उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जा सके और नंबर ऑफ़ आश्रम स्कूल्स हैं वो बढ़ाए जा सके। आश्रम स्कूल्स फॉर दोज चिल्ड्रन जो कि हिली एरियाज़ या डिज़र्ट एरियाज़ या ऐसे माउंटेनियस एरियाज़ में रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइब वाले बच्चे, तो उनके लिए जो रेजिडेंशियल्स आश्रम स्कूल हैं उनका नंबर इंक्रीज़ किया जाए। साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में अगर हम सेकेंड एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्राइमरी स्कूल्स को 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे या 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अवेलेबल कराना चाहिए। सिविक फैसिलिटीज़ जैसे कि राशन कार्ड है वो उन लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में इनरोल्ड हों। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टीचर्स की उसको फिक्स कर देना चाहिए, ठीक है, और टीचर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इम्प्लाई करनी चाहिए। इसके बाद में फाइनेंशियल एड जो है SC ST के बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड द बेस्ट सोल्यूशन टू एबॉलिश द बैकवर्डनेस इज़ एडल्ट एजुकेशन। अगर हम एडल्ट एजुकेशन को थोड़ा बढ़ावा दें तो जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम थर्ड एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें भी अगेन RTE को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो स्कूल्स की कंडीशंस हैं या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम है तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी नहीं होना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए फॉर द टीचर्स और टीचर्स यूनियन शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर द वर्क, ठीक है। क्यूरिकुलम को रिड्यूस करके जो बर्डन है उसको हमें लेस करना चाहिए और टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ठीक है। साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए, उसको इफेक्टिव बनाना चाहिए और अगेन एडल्ट एजुकेशन को थोड़ा सा हमें पुश करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द फोर्थ एस्पेक्ट। तो फोर्थ एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी एजुकेशन का क्यूरिकुलम है उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है। एंड कंपलसरी स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर सीनियर प्राइमरी लेवल, ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है, इससे बर्डन बढ़ जाता है। तो स्टडी ऑफ मदर टंग जो है उसको ही प्राइमरी लेवल तक के हमें रखना चाहिए, ठीक है। Of course, for the intelligent students, arrangements may be made for the study of one or more languages. Condition of primary school should be improved further. इसकी जो shortcomings हैं in means and material, तो that can be done away and the teachers' accountability should be fixed. Awareness is already being developed among parents towards the education of their children and means of mass educations are also being harnessed. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं हमारी फोर्थ एस्पेक्ट में, ठीक है। चिल्ड्रंस को भी थोड़ा अवेयर करना चाहिए अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जो टीचर्स हैं दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रंस और जो ऐसे टीचर्स हैं जो कि ड्यूटीफुल नहीं हैं तो उन्हें भी थोड़ा स्ट्रिक्टली वार्न करना चाहिए एंड दे शुड बी ट्रीटेड
जो मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स को हमें बताना चाहिए कि दे शुड ट्रीट देयर चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन विद लव एंड सिंपैथी, ठीक है, और उनको मोटिवेट भी करना चाहिए। इसके अलावा जो मेन एक और बात आती है वो होती है एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन का जो सिस्टम है उसमें भी हमें थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए। बाकी यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट वेयर एवर नीडेड। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।